टाइटैनिक जहाज 111 सालों से अटलांटिक ओशन में समुद्री सतह से करीब 4 किलोमीटर नीचे गहराई में डूबा हुआ है, जहां हमेशा घनघोर अंधेरा रहता है। लेकिन तब क्या होगा जब लोग टाइटैनिक के मलबे को दिन के उजाले में देखेंगे और समझेंगे कि टाइटैनिक वास्तव में डूबा कैसे। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा है, अगर उस जगह का सारा समंदर सुखा दिया जाए तो टाइटैनिक का मलबा कुछ इस तरह दिखेगा। आज की इस वीडियो में हम अटलांटिक ओशन को पूरी तरह से सुखाने के बाद दिन के उजाले में जो टाइटैनिक का मलबा दिखेगा, उस मलबे को देखकर समझेंगे कि असल में टाइटैनिक डूबा कैसे था। अब तक टाइटैनिक को लेकर जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई है, उनमें और टाइटैनिक मूवी में दिखाया गया है कि टाइटैनिक के 2 टुकड़े समुद्री सतह पर ही हो गए थे। और 1912 की न्यूज ये भी कहती है कि जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था, तब टाइटैनिक जहाज पर लगभग 100 मीटर की दरार पड़ी थी। अगर 100 मीटर की दरार पड़ती तो टाइटैनिक कुछ ही मिनटों में डूब जाता, लेकिन उसे डूबने में 2.5 घंटे का समय लगा। टाइटैनिक को डूबे 100 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इसके बावजूद भी हमें ठीक नहीं पता कि उस रात हुआ क्या था। उस तबाही को देखने वाले सैकड़ों पैसेंजर्स और क्रू उस कहानी को सुनाने के लिए जिंदा तो बच गए, फिर भी अनगिनत सवाल आज भी बने हुए हैं। अगर आपने अभी तक इस रहस्य लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका रहस्य लिमिटेड चैनल पर। टाइटैनिक आज तक के हिस्ट्री का सबसे बदनाम शिप। उस जमाने में जब ओशन लाइनर सबसे बड़े, सबसे तेज और बेहतरीन होने की दौड़ में थे, तब आरएमएस टाइटैनिक टेक्नोलॉजी का एक अजूबा था। 1912 में जब टाइटैनिक ने समंदर का सफर शुरू किया था, तब वो धरती पर इंसान का बनाया सबसे बड़ा मूविंग मैनमेड ऑब्जेक्ट था, एक अनसिंकेबल शिप। टाइटैनिक उस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। जब वो अपनी पहली यात्रा पर निकला, तब उसमें बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग भी थे, लेकिन अपने पहले सफर में ही करीब 4000 किलोमीटर दूर पहुंचकर ये पूरी तरह से तबाह हो गया। अनसिंकेबल माना जाने वाला ये शिप नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक आइसबर्ग से टकराया और टकराने के बाद करीब 2.5 घंटे के अंदर ही ये शिप लोगों को अपने साथ लेकर समंदर में समा गया। इस हादसे को 1 सदी से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इसके बावजूद भी हमें ठीक नहीं पता कि उस रात हुआ क्या था, वो कैसे डूबा और कैसे टूटकर बिखर गया। उस डरावने मंजर को देखने वाले सैकड़ों पैसेंजर्स और क्रू उस कहानी को सुनाने के लिए जिंदा तो बचे थे, इसके बावजूद भी अनगिनत सवाल आज भी बने हुए हैं और इन सवालों को सुलझाया जा सकता है साइंस की मदद से। एक्सप्लोरर ने सबसे पहले टाइटैनिक का मलबा 1985 के सितंबर महीने में खोजा था। उसके बाद से 20 से भी ज्यादा एक्सपीडिशंस जहाज के मलबे तक जा चुके हैं। 4 किलोमीटर नीचे ये जगह मून की सरफेस जितनी अनजानी है। एक्सप्लोरर्स के हेडलाइट से एक बार में टाइटैनिक का हल्का कुछ ही मीटर हिस्सा दिखता है। अब तक कोई भी शिप के पूरे मलबे को नहीं देख पाया है। जो कोई भी टाइटैनिक के मलबे के पास गए हैं, उन्होंने सिर्फ मलबे का साइड वाला हिस्सा ही देखा है, जिसके चलते टाइटैनिक के काफी सारे अहम सुराग मलबे के अंधेरे में ही छुपे रह गए। आज टाइटैनिक के लीगल स्टेवार्ड आरएमएस टाइटैनिक इनकॉर्पोरेटेड की तरफ से फंड की गई साइंटिस्ट की एक टीम उस सब को बदलने और टाइटैनिक को पहली बार दिन के उजाले में लाने जा रही है। वो एक गजब का हाईटेक इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, ये पता लगाने की टाइटैनिक क्यों और कैसे डूबा था। प्रोजेक्ट है टाइटैनिक मैपिंग प्रोजेक्ट। मिशन है कटिंग एज सोनार मैपिंग टेक्नोलॉजी से मलबे के हर हिस्से को स्कैन करके टाइटैनिक का वैसा ही प्रीसाइज डिजिटल मॉडल तैयार करना जैसा वो ओशन फ्लोर पर है, यानी जो मलबा समंदर के फ्लोर पर अंधेरे में पड़ा हुआ है। इस मैपिंग प्रोजेक्ट से उस मलबे का पूरा अंधेरा हटाकर उसे दिन के उजाले में देखा जाएगा, जिससे साइंटिस्ट ये पता लगा पाएंगे कि वास्तव में टाइटैनिक डूबा कैसे था। इस प्रोजेक्ट का डेटा समंदर को वर्चुअली हटाकर अटलांटिक ओशन का खरबों लीटर पानी सुखाकर हमें 4 किलोमीटर नीचे ओशन फ्लोर पर अनसिंकेबल टाइटैनिक को एकदम सूखा दिखाएगा। लेकिन गहरे समंदर को स्कैन करना आसान नहीं है। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स AUVs को पानी में 3600 मीटर नीचे उतारा जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स AUVs को मलबे के 10 मीटर करीब तक फ्लाई करने के लायक प्रोग्राम करते हैं, जिसके बाद अंडर वाटर ड्रोन सिग्नल छोड़ते हुए ओशन फ्लोर की छोटी सी छोटी डिटेल्स स्कैन करते हैं। मलबे और समंदर पर वो इस तरह से क्रिस क्रॉस चलते हैं जैसे किसी बड़े से लॉन में घास काटी जाती है। ये ड्रोन एक बार में 50 मीटर चौड़ी लाइन
लाइन को स्कैन करते हुए चक्कर लगाता है और लाखों डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करता है। उसके बाद मलबे के हर पॉइंट के हजारों डिजिटल इमेजेस कैप्चर करने के लिए टीम केबल से जुड़ा रिमोट कंट्रोल सब ROE डिप्लॉय करती है। हर दिन इन व्हीकल्स को पानी में भेजा जाता है ताकि वे नई नई इंफॉर्मेशन ला सके। हर दिन काफी ज्यादा डेटा सरफेस पर आता है। 160 घंटे से ज्यादा का वीडियो, टोटल 37 टेराबाइट्स डेटा। जो डेटा इकट्ठा किया गया है उसे देखने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अगले कुछ हफ्तों में काफी सारे कंप्यूटर्स रॉ डेटा को खंगालते हुए लाखों सोनार पॉइंट्स को मलबे के एक कॉम्प्लेक्स मॉडल में बदलते हैं। इसके अलावा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट बिल लैंग मलबे के हजारों अलग अलग इमेजेस को आपस में जोड़ना शुरू करते हैं। ये वो काम था जिसे पूरा करने में बिल लैंग को और वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट में उनकी टीम को 6 महीने लग गए। ये अल्ट्रा हाई डेफ इमेजरी और 3D स्कैन मिलकर आज टाइटैनिक की एक नई झलक सामने लाए हैं। वो मलबा जो एक सदी से ज्यादा वक्त से अंधेरे में छुपा हुआ है। इसे तैयार होने में 4 साल लगे हैं, लेकिन अब हम एक गजब के लैंडस्केप को अपने सामने देख सकते हैं। अटलांटिक ओशन को हटा सकते हैं और करीब 4 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे को उस अवस्था में देख सकते हैं जहां वो सूखी जमीन पर पड़ा हो और उसे सूरज की किरणें भी छू सकती हो। अब इस मलबे को सूखी जमीन पर पड़ा देखकर टाइटैनिक हादसे के अनगिनत सुराग आसानी से सामने आ जाते हैं। एक सदी से ज्यादा वक्त के बाद अब हम टाइटैनिक के मलबे को पूरा देख सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी हर एक बारीकी को भी देख सकते हैं। टाइटैनिक का मलबा इस ओशन फ्लोर पर 1.5 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। टाइटैनिक के सामने वाले हिस्से को यानी फिल्म में हीरो हीरोइन जहाँ बाएं फैलाकर खड़े थे उस वाले हिस्से को बाव सेक्शन कहा जाता है और पीछे वाले हिस्से को स्टर्न सेक्शन कहा जाता है। इन दो बड़े टुकड़ों के बीच 600 मीटर का डिस्टेंस है। इसके अलावा यहाँ 5 डेब्रिस फील्ड भी है। हर एक फील्ड में शिप के टुकड़े और वो चीजें बिखरी पड़ी है जो उसके डूबते वक्त बाहर गिर गई थी। नए मॉडल से सामने लाया गया गजब का नया खाका टाइटैनिक को फिर से जीता जागता बना देता है। बाव के अंदर बेहद शानदार फीचर्स थे। ग्रैंड स्टेयरकेस जो कि 5 डेक्स ऊपर तक जाती थी। हीटेड स्विमिंग पूल जो सिर्फ फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए रिजर्व था। एक स्टेट ऑफ द आर्ट जिम जो बोट डेक पर एकदम सही जगह पर बना था। मॉडल दिखाता है कि शिप का ये सेक्शन लगभग वैसा ही है। बाव ओशन फ्लोर से 12 मीटर्स ऊपर है, इसीलिए इसका 20 मीटर यानी 6 मंजिला बिल्डिंग जितना हिस्सा जमीन में धंसा हुआ है। ये जितनी गहराई तक सी बेल्ट को चीरते हुए गया है उसकी मदद से इन्वेस्टिगेटर्स इंटैक्ट स्पीड की अपनी कैलकुलेशन को और पक्का कर रहे हैं। बाव जब समंदर में डूब रहा था तो वो ज्यादा हिल नहीं रहा था। जब टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए थे तब बाव यानी शिप के आगे का हिस्सा करीब 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले डूबा था, 15 से 30 डिग्री के एंगल पर। सी फ्लोर पर इसका इम्पैक्ट 28,500 मैट्रिक टन के एक जायंट ट्रक के स्नो ड्रिफ्ट से टकराने जितना था। इन्वेस्टिगेटर्स अभी भी डेटा को खंगाल रहे हैं, इस उम्मीद में कि बाव के बॉटम तक पहुंचने के तरीके के बारे में और पता चलेगा। क्योंकि बाव इंटैक्ट है इसका मतलब वो टाइटैनिक के सबसे हैरत अंगेज रहस्य को भी परख पाएंगे, जो है आइसबर्ग से टक्कर। 1912 की ऑफिशियल एक्सीडेंट रिपोर्ट बताती है कि आइसबर्ग ने शिप की राइट हैंड साइड पर 100 मीटर की एक बहुत बड़ी दरार पैदा करके उसके पूरे हल का 1/3 हिस्सा चीर डाला था। जिन लोगों ने टाइटैनिक को डूबते हुए देखा था उन लोगों के बयान साबित करते हैं कि टाइटैनिक ने डूबने में 2.5 घंटे का समय लिया था। इन्वेस्टिगेटर्स इस रिपोर्ट को देखकर हैरान में पड़ गए क्योंकि इतनी बड़ी दरार टाइटैनिक को कुछ ही मिनटों में डुबा देती। ओशनिक एक्सप्लोरर PH नार्जुलेट 3600 मीटर नीचे टाइटैनिक तक 30 बार जाकर आ गए हैं, लेकिन 31वें बार में वे लौटकर नहीं आ पाए। 31वें बार में वे लौटकर क्यों नहीं आ पाए इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बना लूंगा। फिलहाल इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ओशनिक एक्सप्लोरर PH नार्जुलेट 30 बार टाइटैनिक के मलबे के पास जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी 100 मीटर की दरार नहीं देखी। आज नार्जुलेट और टीम सबूतों के तलाश में मलबे के अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन फोटो मोज़ेक्स का रुख कर रही है। बाव का ये प्रोफाइल व्यू 3000 से ज्यादा इंडिविजुअल इमेजेस को जोड़कर बनाया गया है। इसमें भी इन पिन शार्प इमेजेस से भी इन्हें हल में 100 मीटर दरार जैसी किसी चीज का कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद वीडियो फुटेज फिर से देखी तो इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ छोटे एरियाज में इम्पैक्ट डैमेज जरूर दिखी। टाइटैनिक को टक्कर झेलने लायक तो
बनाया गया था, लेकिन सामने से टक्कर झेलने लायक। इसे ऐसी कोई चोट से झेलने लायक नहीं बनाया गया था जो इसे किसी चाकू से चीरकर ओपन कर दे। टाइटैनिक हल से टकराया तो था, जिससे रिवेट्स उखड़ गई थी, जिसे वेल्ड नहीं बल्कि स्टेपल करके बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त यही टेक्नोलॉजी थी और यही स्टेपल टूट गए थे। हल में इन गैप्स का साइज कुल मिलाकर 1 स्क्वायर मीटर ही बैठता है। इस साइज की दरार से हर सेकंड 1400 लीटर पानी टाइटैनिक के अंदर भरता गया होगा। और जब उन्होंने ये छानबीन की कि इससे टाइटैनिक कितनी देर में डूब गया होता, तो ये वक्त 2.5 घंटे ही निकला, यानी उतना वक्त जितना कि शिप ने असल में डूबने में लगाया था। लंबे वक्त से मौजूद ये रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन टीम के सामने एक इससे भी बड़ा सवाल मंडरा रहा था, जिस पर ये मॉडल रोशनी डाल सकता है। शिप के कब और कहां 2 टुकड़े हुए, उसका बाव उसके स्टर्न से अलग होकर 600 मीटर की दूरी पर कैसे है? जवाब दिन के उजाले में यहाँ ड्रेन सी फ्लोर पर टाइटैनिक के बेपर्दा हुए मलबे में है। जायंट बाव सेक्शन के 600 मीटर पीछे डेब्रिस फील्ड के बीचों बीच मौजूद है बुरी तरह कुचला हुआ स्टर्न, यानी शिप का पिछला सिरा। ये दूसरा सबसे बड़ा फ्रेगमेंट है जो कि 120 मीटर लंबा है। इसे देखने से ही पता चलता है कि बाव के मुकाबले इसकी हालत काफी अलग है। अब यहाँ सवाल ये निकल कर आता है कि इसकी हालत इतनी खस्ता, यानी ये पूरी तरह से तबाह क्यों हो गया, जबकि बाव काफी ठीक ठाक हालत में है, और स्टर्न की इतनी बेकार हालत क्यों हो गई है? इन्वेस्टिगेटर्स के लिए अभी भी इसका जवाब पूरी तरह से बता पाना मुश्किल था, लेकिन इस नए मॉडल के अंदर ही एक अहम सुराग है, ऐसा सुराग जो स्टर्न की वॉयलेंट स्टोरी को रिवील कर सकता है। स्टर्न के सी बेल्ट पर टकराने से उस पर एक बहुत बड़ा निशान पड़ गया था। साइंटिस्ट आज ट्रैक्स को समझकर उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि स्टर्न सी बेल्ट से कैसे टकराया था। स्टर्न जब समंदर की सतह से टकराया था तब भी वो घूम रहा था। इस फोटो में जो निशान बने हैं उन्हें अगर गौर से देखोगे तो इसमें दिख रहा है कि स्टर्न सी बेल्ट से टकराने के बाद भी घूमा था। ये निशान इम्पैक्ट की रफ्तार पता लगाने में इन्वेस्टिगेटर्स की मदद करते हैं। पता चला कि स्टर्न पानी के अंदर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। इतनी रफ्तार में ओशन से गुजरते हुए चोट करती जबरदस्त फोर्सेस साफ करती है कि स्टर्न इतना ज्यादा डैमेज क्यों हुआ, जबकि हाइड्रोडायनामिक बाव पानी को सफाई से चीरता गया, इसीलिए वो बहुत हद तक वैसा ही बना रहा। मान के चलो कि कोई प्लेन हवा में उड़ रहा है और हवा को प्लेन के अंदर घुसने के लिए कोई जगह मिल जाए तो हवा प्लेन के अंदर की हर एक चीज को उखाड़ कर फेंक देंगी। टाइटैनिक के तेजी से बिखरते गए स्टर्न के साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि हाई प्रेशर वाटर को शिप के इंटरनल स्ट्रक्चर में जाने का रास्ता मिल गया, जिसके चलते ये पानी उसके अंदर के वॉल पर चोट करने लगा। शिप के अंदर की इंटीरियर वॉल्स वुडन की थी, ऐसे में वो टिक ही नहीं पाई। तो यही वो कारण है कि बाव कई हद तक वैसा ही बना रहा और स्टर्न की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई। तो चलिए अब जानते हैं कि टाइटैनिक कब और कैसे टूटा। टाइटैनिक के बाव और स्टर्न के बीच सैकड़ों मीटर तक एक बहुत बड़ा डेब्रिस फील्ड है। इसके पहले टाइटैनिक का ये पूरा मलबा ओशनोग्राफर्स ने केवल अंधेरे में देखा था, लेकिन आज खुली धूप में टाइटैनिक के हर एक चीज को देखा जा सकता है। इसमें से हर एक चीज एक सुराग हो सकता है जो ये बता सकता है कि टाइटैनिक कब और कैसे टूटा। सालों तक यही माना जाता रहा कि इसके टुकड़े समंदर के सरफेस पर ही हो गए थे। डूबते हुए बाव के नीचे झुकने से स्टर्न हवा में ऊपर उठ गया। हवा में झूलते हुए इस स्टर्न का वेट इतना हो गया कि ये अपने ही वजन से टूट गया और इसके 2 टुकड़े हो गए। लेकिन अब समंदर को सुखाने के बाद नए सुराग उभर रहे हैं जो उस थ्योरी को चैलेंज कर सकते हैं। ओशन फ्लोर पर डेब्रिस यानी मलबे के गिरे हुए पैटर्न को देखकर इन्वेस्टिगेटर्स शिप से उसके गिरने के तरीके को रिट्रेस कर सकते हैं। इस फॉरेंसिक रिकॉर्ड की मदद से उन्हें सटीक तस्वीर मिलेगी कि शिप कैसे और कब टुकड़े टुकड़े हो गया। टाइटैनिक को डूबने में जो 2.5 घंटे लगे उसमें से 700 से ज्यादा लोग शिप को छोड़कर लाइफ बोट में सवार हो गए थे, लेकिन उस वक्त की आपाधापी में ये प्रोसेस कायदे से नहीं हो पाया था। शुरुआत में तो लोगों को लगा ही नहीं कि इतना बड़ा शिप डूबने वाला है, लेकिन जब धीरे धीरे हालात खराब होने लगे और जब सबको यकीन हो गया कि अब शिप डूबने वाला है, तब लाइफ बोट के लिए लोग हाथापाई करने पर उतर आए थे। वो दृश्य बहुत ही दुखदायी था जब कुछ लोग सुरक्षित लाइफ बोट में बैठकर जा रहे थे और कुछ लोग उन्हें जाते हुए देखकर रो रहे थे। वहाँ मौजूद हर एक इंसान अपने आप को बचाने के लिए कोई लड़ रहा था तो कोई रो रहा था और कुछ ने तो अपनी मौत तय मान ली थी, जो कि म्यूजिक बजाकर केवल मौत का इंतजार कर रहे थे। बचने
बचने वाले सैकड़ों लोगों ने डूबते हुए शिप का नजारा देखा। इसके बावजूद भी इस पर दो राय ही रही है कि शिप कैसे और कब टूटा। आज कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि नया डेटा हमेशा के लिए साबित कर देगा कि असल में हुआ क्या था। शिप के डूबने से लेकर अब तक केवल यही माना जाता रहा कि टाइटैनिक तब टूटा जब वो सरफेस पर ही था। चश्मदीदों का कहना है कि जहाज के डूबते वक्त स्टर्न पानी के ऊपर उठ गया था। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इससे एक जबरदस्त स्ट्रेस पैदा हुआ जिसने शिप के दो हिस्से कर दिए। लेकिन आज बिल लेंग कुछ और ही सोचते हैं। उनके हिसाब से नया डेटा एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। ड्रेन ओशन फ्लोर पर उनके जरूरत के सभी सुराग मौजूद है। आज पहली बार दिन के उजाले में हर आखिरी कोने के स्कैन और एनालाइज किए जाने के बाद वो पता लगा सकते हैं कि टाइटैनिक असल में डूबा कैसे था। बिल लेंग के लिए एक्सपोज्ड ओशन फ्लोर की नई इमेजेस एक अहम सबूत सामने रखती है जिसे पहली बार देखा गया है। ये डेब्रिस फील्ड का ओवरऑल स्केल है। आज इन्वेस्टिगेटर्स इसकी लंबाई चौड़ाई ठीक ठीक देख सकते हैं। इसका साइज उतना नहीं है जितना उन्हें लगा था। शिप के साइज के हिसाब से देखा जाए तो ये साइट उतनी बड़ी नहीं है। यानी जब शिप इतना बड़ा है तो उसका मलबा इतनी सी जगह में ही क्यों पड़ा है। शिप करीब 305 मीटर लंबा था और डेब्रिस फील्ड करीब 1 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर शिप समंदर के सरफेस पर ही पूरी तरह से टूट गया था तो बिल को लगता है कि शिप की चीजें काफी बड़ी जगह पर बिखरी पड़ी होती। पानी में जितना नीचे शिप के हिस्से अलग हुए होंगे, डेब्रिस के गिरकर बिखरने का डिस्टेंस उतना ही कम होगा और ओशन फ्लोर पर पैटर्न उतना ही कॉम्पैक्ट होगा। ये एक सीधा सा आर्ग्यूमेंट है और बिल के लिए ये एक सबूत है कि पहले की सोच से उलट शिप पानी में बहुत गहराई में टूटा था। उनके पास यही एक तरीका है जिसे वे इस मलबे के एक छोटे दायरे में होने को समझा सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि शिप समंदर की सतह पर जल्दी और तेजी से नहीं टूटा था जितना कि ओरिजिनली में सोचा गया था। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।